वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी के बारे में। जो मेजर ऑफ द पोर्शन है एनाटॉमी की वो हमने कवर कर ली है। सिर्फ वही एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ वाले टॉपिक हमको कवर करना था। तो आज के इस वीडियो में इस यूनिट के बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके थोड़े रिविजन्स भी हो जाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसका एक बेसिक आइडिया भी आपको लग जाएगा। हमने ऑलरेडी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स की जो है एमसीक्यूज करा रखे थे चैनल पे। जिम्नोस्पर्म्स भी हमको कराना है, लेकिन ये एनाटॉमी अभी करंट में चल रहा था यूनिट, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस यूनिट के एमसीक्यूज करा लेते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और फॉसिल्स वाला जो यूनिट है एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी सारे यूनिट्स के हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एपिकल मेरिस्टम आर, जो एपिकल मेरिस्टम होता है इसको हम लोग बड़े स्लाइड पे कर लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है, एपिकल मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, प्रो मेरिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो कौन सा मेरिस्टम होता है। जैसे हमने जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़े थे, हमने बहुत अलग अलग तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डील किया था। हमने डील किया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में बड़ा होता है, और हमने देखा था कि इसमें वैक्यूल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं। हमने देखा था कि इसमें जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका अमाउंट बहुत कम होता है, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल्स होते हैं उससे। तो ये तो बात हो गई इसके फीचर्स की। हमने बात किया था कि अगर हम टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिस्कस करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन प्लेट जो होता है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले में हमने देखा था कि यहाँ पे प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम था। तो क्वेश्चन में वहीं से क्वेश्चन आया है, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था जो कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो एपिकल मेरिस्टम होती है वो कौन से टाइप की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करती है। अब एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था कि चाहे टिप ऑफ स्टेम हो, चाहे टिप ऑफ स्टेम हो, चाहे तो कोई ब्रांच की टिप हो, मान लीजिए कोई ब्रांच है इसकी टिप हो, या फिर हमारे पास जो रूट बनता है इसकी टिप हो, हर जगह क्या होता है, प्लांट अपने टिप से ग्रो करता है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम सेल्स। जो टिप पे प्रेजेंट सेल्स होती है जो कि प्लांट की लंबाई में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम सेल्स। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टम सेल्स कैसी सेल्स होती हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टम होती हैं। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था कि प्राइमरी मेरिस्टम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और वो अपनी लाइफ में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं हुई होती, मतलब कभी भी वो परमानेंट सेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई होती हैं। वहीं पर सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है जो कि पहले मेरिस्टम था, फिर इसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया और ये एक परमानेंट सेल्स बन गया, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी आई जिसकी वजह से उसे फिर से एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ा और यहां से फिर से इसने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट की। तो प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम का मतलब समझ में आ गया। तो एपिकल मेरिस्टम जो होती है वो प्राइमरी मेरिस्टम होती है और ये हमेशा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है वो फर्स्ट है। प्रो मेरिस्टम डिफरेंशिएट नहीं होती है, वो भी इमेच्योर फॉर्म की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेलोजेन इज, जो फेलोजेन होता है वो कैसे प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। हमने जब देखा था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, तो हमने देखा था कि 2 प्रकार की कैम्बियम्स होती थी। एक होता था वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता था कॉर्क कैम्बियम। क्या हमने देखा था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी, जब हो रही थी सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या हो रहा था कि हमारे पास 2 प्रकार की कैम्बियम सेल्स थी जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। एक था वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा था हमारे पास कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट था, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट था। ये इंट्रा और इंटरफेशिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर रहा था। ये था हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद हमारे पास क्या था, कॉर्क कैम्बियम।
कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट था कॉर्टेक्स वाले रीजन में। मैंने आपको बताया था कि जब ये वैस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करता है, अंदर के साइड में जाइलम और बाहर के साइड में फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है, तो अंदर से प्रेशर डेवलप होता है पेरिफेरी पे, जिसकी वजह से पेरिफेरी की जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो वो पेरिफेरी की सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो प्लांट को पैथोजन या किसी अटैक से बचाने के लिए जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज को शो करती है। और यहाँ पे जो फेलोजन है वो जनरेट करती है अपने इनर साइड में फेलोडर्म को और बाहर जनरेट करती है फेलम को, जिसे हम लोग कलेक्टिवली पेरीडर्म कहते थे। ये हमने सेकेंडरी ग्रोथ में देखा था। क्या देखा था कि जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो कहाँ ओरिजिनेट होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और वहां पे वो किस चीज का, वो जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं फेलोजन। उसे हम लोग नाम देते हैं फेलोजन। ये भी एक प्रकार के कैम्बियम सेल्स है। तो ये अंदर के साइड में भी डिवीजन करेगी, बाहर के साइड में, जैसे मान लो कि इतना दूर पे फेलोजन प्रेजेंट है तो ये सेल डिवाइड करेगी अंदर के साइड में भी, बाहर के साइड में भी। तो जो अंदर के साइड मतलब जो सेंट्रल साइड में जो सेल का डिवीजन होगा वो बनाती है पेरिडर्म, वो बनाती है फेलोडर्म का फॉर्मेशन करती है, और जो बाहर बनाती है वो बनाती है फैलम, जो बाहर बनाती है वो बनाती है फैलम। और इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं, इन तीनों को मिला के हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं पेरिडर्म्स। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो आपके पास फेलोजेन होता है ये किस प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। पहला ऑप्शन दिया है कि ये प्राइमरी मेरिस्टम है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है, और तीसरा ऑप्शन दिया कि लेटरल मेरिस्टम है। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओरिजिन के हिसाब से ऑप्शन है कि प्राइमरी मेरिस्टम है, सेकेंडरी है या प्रोमेरिस्टम है, उसमें का एग्जांपल है। वहीं पे इंटरकैलरी और लेटरल को हम देखें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जब हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़ा था तो हमने कहा था एपिकल होता है, इंटरकैलरी होता है और लेटरल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ मतलब कि साइड में ब्रांचिंग वगैरह की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो एपिकल होता है वो लंबाई में ग्रोथ कराता है, और वहीं पे जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो प्लांट की गर्थ में, प्लांट की डायामीटर में, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कॉर्क कैम्बियम कर क्या रहा है, फेलोजन क्या कर रहा है, फेलोजन कर रहा है प्लांट की लेटरल ग्रोथ, मतलब कि प्लांट की डायामीटर में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो ऐसे मेरिस्टम होते हैं जो कि पेरिफेरल में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेटरल मेरिस्टम। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेटरल मेरिस्टम। तो समझ में आया, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम जो है वो फेलोजन जो है वो लेटरल मेरिस्टम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी आपने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोजन कॉन्सेप्ट फॉर सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। जो हिस्टोजन कॉन्सेप्ट था, क्या था इस हिस्टोजन कॉन्सेप्ट में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिस्टोजन जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था, ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था क्या, इसमें कौन से पार्ट से क्या बन रहा था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और प्रॉपर लिख के देंगे कि हिस्टोजन कॉन्सेप्ट के आगे किस किस पार्ट से क्या क्या चीजें बनती है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है नागेली, दूसरा ऑप्शन है हेंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है सेस्मिट और चौथा ऑप्शन है एनग्रू। तो इसमें से पूछा है कि किसने दिया था हिस्टोजन कॉन्सेप्ट थ्योरी। तो मैंने आपको जब रूट अपेक्स थ्योरी और सूट अपेक्स थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ थ्योरीज पढ़ाए थे जिसके हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया कि सूट का या रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है। नागेली जी ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, नागेली जी ने दिया था आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट, हेंस्टीन ने कौन सा दिया था, सेस्मिट ने कौन दिया था, एनग्रू ने क्या बताया था, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो नागेली जी ने दिया था एपिकल सेल मेरिस्टम या एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी। और वहीं पे हमारे पास जो हेंस्टीन जी थे इन्होंने दिया था हिस्टोजन थ्योरी। मैंने आपको कहा था कि एच से दोनों लोग का नाम है तो आप लोग याद कर सकते हैं। हिस्टोजन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। वहीं पे सेस्मिट ने दिया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। हो सकता है कि आज मैंने जो एमसीक्यूज लिया है उसमें हमने हिस्टोजन कॉन्सेप्ट पूछा है तो आने वाले टाइम में आपको एपिकल सेल मेरिस्टम पूछ लिया जाए, फिर ट्यूनिका कार्पस पूछ लिया जाए या वेटिंग मेरिस्टम पूछ लिया जाए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एनग्रू क्या है, एनग्रू जो है इन्होंने जो दिया था, इन्हों कहते हैं फादर ऑफ, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए थे जैसे कि मेरिस्टम वर्ड्स वगैरह देना और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन इन्होंने किए थे। एनाटॉमी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी। तो कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया आपको समझ में आ गया, आपको पता भी था ऑलरेडी, मैंने बस रिवाइज किया। जो बच्चे
क्लासेस नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज देखने आ रहे हैं, उनके लिए ये है। हेंस्टीन क्या है, हेंस्टीन ने हिस्टोजन कॉन्सेप्ट थ्योरी दिया था, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि नागेली जी ने एपिकल सेल थ्योरी दिया था, सेजमेट जी ने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दिया था, और एनग्रू ने एनग्रू को फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैस्पेरियन बैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, जो कैस्पेरियन बैंड्स होती हैं वो किस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ऑप्शंस क्या क्या है, पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस, दूसरा ऑप्शन है एपिब्लेमा, तीसरा ऑप्शन है एक्सोडर्मिस, चौथा ऑप्शन है एंडोडर्मिस। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। समझते हैं कैस्पेरियन बैंड्स या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते क्या हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था एनाटॉमी ऑफ रूट, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है आपके पास एपिडर्मिस, सबसे बाहर आपके पास क्या है, एपिडर्मिस, जिसे हम लोग एपिब्लेमा कहते थे। मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस और एपिब्लेमा सेम चीज है। रूट के लिए यहाँ पे ब्लेमा वर्ड या फिर राइजोब्लेमा यूज किया जाता है, और वहीं पे सूट के लिए यहाँ पे एपिडर्मिस वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट में हमने देखा था कि रूट में क्या था, यहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स थी, यहाँ पे हाइपोडर्मिस वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या थी, कॉर्टिकल सेल्स थी। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, एंडोडर्मिस था, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे हमारे पास पेरिसाइकिल था, और उसके अंदर हमारे पास क्या था, वेस्कुलर बंडल था। ऐसे कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ये बातें भी हमने देखी थी। रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर्स और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, ये बात भी देखी थी। वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब जो किए जाते हैं, वो जो भी प्लांट को अपने सराउंडिंग में मिलता है वो चीजें वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन क्या चीजें प्लांट तक पहुंचानी है, क्या चीजें प्लांट के वैस्कुलर सिस्टम में नहीं पहुंचाना है, क्या उसके लिए हार्मफुल है या किसका अमाउंट ज्यादा है उसे नहीं पहुंचाना है, वो सारी चीजें कंट्रोल की जाती है एंडोडर्मिस में प्रेजेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स द्वारा। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है वो रूट में पाया जाता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज फाउंड इन एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, रूट, लीफ, ऐसे कुछ एग्जांपल दे सकता है, मतलब ऑप्शन दे सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो हमें पता है कि एपिडर्मिस में तो ये पाया नहीं जाता, क्योंकि अंदर जाके एंडोडर्मिस के पास इस चीज का क्लैरिफिकेशन होता है कि क्या एब्जॉर्ब करना है, क्या पास करना है, क्या नहीं करना है। तो एपिडर्मिस तो हो नहीं सकता। एपिडर्मिस का ही जस्ट नेक्स्ट नेम क्या होता है, एपिब्लेमा, क्योंकि हम रूट में से एपिब्लेमा कहते हैं, तो ये भी एपिडर्मिस ही है। एक्सोडर्मिस को भी आप कह सकते हैं कि ये बाहर की लेयर की बात की जा रही है। लेकिन आपका जो लास्ट ऑप्शन है एंडोडर्मिस, ये करेक्ट ऑप्शन है कि रूट में एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो कि चेकिंग पॉइंट्स की तरह बिहेव करती हैं, चेकिंग पॉइंट्स की तरह एक्ट करती हैं कि कौन सी चीजों का ट्रांसपोर्ट अंदर की साइड होगा, कौन सी चीजों का अंदर की साइड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ये चीजें डिसाइड होती हैं एंडोडर्मिस के द्वारा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को जैसे हमने एक्सप्लेन किया, तो हमने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज किया, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट ऑन किए जा सकते हैं। आपको अपने आंख, कान, नाक, दिमाग सबको खोल के यहाँ पे क्लास में अटेंटिव रहना है, और आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं उसे जरूर एक कॉपी पे नोट डाउन करिए। ऐसा नहीं कि बिस्तर पे लेट के लेक्चर देख लिया, हो गया, मैंने प्रिपरेशन कर ली, रिवीजन कर लिया, ऐसा नहीं करना है। बी एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप क्लास मत देखिए, उसे वहीं पे बंद करके छोड़ दीजिए। जब आप फिर एक्टिव हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए या आपका मन कर रहा है पढ़ने का, तभी आप क्लासेस लीजिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बुक से, तो सो के क्लासेस देख लेंगे, उसका तो बेनिफिट मिल जाएगा। मे बी 80 to 90% चीजें आपको नहीं याद हो पाएंगी, आप भूल जाएंगे एट द टाइम, या फिर आपको एक हफ्ते 1.5 हफ्ते याद रहेगा, उसके बाद चीजें आप भूल जाएंगे। उसे नोट डाउन करिए ताकि एग्जाम के टाइम आप रिवाइज कर सके कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे फंसे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट अराइजेस फ्रॉम। ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं पीवाईक्यूज है। कुछ यूनिवर्सिटी के जो मैंने पेपर सॉल्व कराए थे तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि जो लेटरल रूट होते हैं प्लांट में वो किससे एराइज होते हैं। तो फिर से इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में कौन कौन से टाइप के सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए आपको एनाटॉमी ऑफ रूट आनी चाहिए। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, उसके बाद आपके अंदर साइड में फ्लोएम, जाइलम, उसमें भी बाहर के साइड में प्रोटोजाइलम, अंदर के साइड में मेटाजाइलम, सेंटर में प्रीथ, ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं। पूछा है कि एंजियोस्पर्म में जो लेटरल रूट अराइज होती है वो कहाँ होती है। यहाँ पे पूछा है लेटरल रूट। कभी कभी पूछ देता है कि जो रूट होती है, एंजियोस्पर्मिक रूट होती है, वहां पे रूट हेयर्स कहाँ से राइज होते हैं। यहाँ पे तो लेटरल रूट पूछा है, कभी कभी रूट हेयर्स पूछ दिया जाता है। तो रूट हेयर हमेशा अराइजेस होते हैं कहाँ से,
एपिडर्मिस से, या जैसे हम लोग एपिब्लेमा या राइजोब्लेमा कह रहे हैं। तो आपको हर नेम पता होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन में एपिब्लेमा ना देके एपिडर्मिस ना देके राइजोब्लेमा दे देता है। तो इस तरीके से आपको जनरल से जो टर्म्स है एक दूसरे से रिलेटेड वो पता होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा है कि जो लेटरल रूट है वो रूट के किस पार्ट से बनते हैं। तो हमने देखा कि कॉर्टेक्स का काम क्या है, स्टोरेज वगैरह का काम है। एपिडर्मिस का काम क्या है, एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन का है। एंडोडर्मिस क्या कर रहा है, चेक पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो पेरिसाइकिल को भी तो कुछ काम देना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी चीज को अपने एनाटॉमी या अपने बॉडी के अंदर रखने देंगे, उसका कुछ तो काम होना चाहिए। तो पेरिसाइकिल क्या करता है रूट में, ये हेल्प करता है लेटरल रूट के डेवलपमेंट में। इसीलिए कहते हैं कि जो रूट्स होती है वहां पे लेटरल ब्रांचेस का जो डेवलपमेंट होता है वो एंडो मतलब कि इनर पार्ट से होता है, और वहीं पे जो सूट में होता है वो एक्सटर्नल पार्ट से होता है। वहां पे जो लेटरल ब्रांचेस बनती हैं वो एपिडर्मिस वाले पार्ट से बनती है, जबकि यहाँ पे जो बनती है वो पेरिसाइकिल वाले पार्ट से बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको आता है पेरिसाइकिल, क्योंकि पेरिसाइकिल ही वो हिस्सा है जहां से लेटरल रूट्स एराइज होती हैं इन रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रूट पॉजेज डैश 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 वैस्कुलर बंडल। जो रूट्स होते हैं उनमें किस टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। हमने जब देखा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, हमने देखा था ग्राउंड लेवल टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद हमने देखा था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हमने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को जब पढ़ा था तो हमने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट में हमने रखा था रेडिकल, दूसरे में हमने देखा था कंजॉइंट्स, और तीसरे में हमने रखा था कॉन्सेंट्रिक। 3 टर्म में हमने बांट के पढ़ा था, रेडियल, कंजॉइंट्स और कोलेट्रल। एक बार हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, अगर हमारे पास ब्लैंक स्लाइड होगा तो हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं क्वेश्चन को डिलीट कर देती हूँ ताकि हम लोग के पास ब्लैंक स्लाइड अवेलेबल हो जाए। ये इसको डिलीट कर देते हैं। जाओ भाई, ये हो गया डिलीट। अब हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। उसको अपने स्लाइड के पास ले चलते हैं। चलिए देखिए, हमने जब डिस्कस किया था वैस्कुलर बंडल सिस्टम को, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि क्या कंडीशन कैसे अवेलेबल थी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, स्लाइड विल बी चेंज। ओके, चलिए देखिए, हमने देखा था कि जो रूट में वैस्कुलर बंडल सिस्टम होता है, जो रूट में क्या होता है वैस्कुलर बंडल होते हैं, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। पहले में हमने पढ़ा था क्या, हमने पहले में देखा था रेडियल, दूसरे में देखा था हमने कंजॉइंट्स, और तीसरे में देखा था कोलेट्रल। हमने देखा था रेडियल, दूसरा हमने देखा था कंजॉइंट, तीसरा हमने देखा था कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो रेडियल में हमने क्या देखा था कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। एक बार ड्रॉ करते हैं कि क्या कंडीशन होती है। ये अगर हमारे पास क्या है, वैस्कुलर बंडल है। अब इसके अंदर हमको बनाना है जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है, ये पेरिफेरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम क्या है, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से मान लीजिए फ्लोएम है, और इसके इनर साइड में मान लीजिए इसके इनर साइड में इस तरीके से जाइलम प्रेजेंट होते हैं। इसके इनर साइड में इस तरीके से जाइलम प्रेजेंट होते हैं, जो कि अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एक फ्लोएम, दूसरा जाइलम, तीसरा फ्लोएम। जैसे एक ये क्या है, फ्लोएम है, ये जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है। इस तरीके की अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस से प्रेजेंट होता है। ये कंडीशन देखने को मिलती है रेडियल, और ये देखने को मिलता है कहाँ पे, रूट में। ये कंडीशन देखने को मिलता है रूट में। ठीक है, हमारे पास कंजॉइंट कंडीशन का क्या मतलब है। कंजॉइंट कंडीशन का मतलब है कि हमारे पास ये है वैस्कुलर बंडल, और ये है हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है फ्लोएम। इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है फ्लोएम, और फ्लोएम के इनर साइड में हमारे पास प्रेजेंट है जाइलम। इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है जाइलम। तो ये कंडीशन कहलाती है कंजॉइंट, जिसमें फ्लोएम बाहर साइड में तो उसे कहते हैं कोलेट्रल, और जाइलम अंदर साइड। लेकिन कंजॉइंट का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस से प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं कंजॉइंट कंडीशन। कॉन्सेंट्रिक कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास चाहे तो मान लो कि ये हमारे पास एक वैस्कुलर सिस्टम है, और दूसरा मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसे ड्रॉ करना कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा बनाती हूँ और यहीं पर एडजस्ट करने का ट्राई करती हूँ।
एक ऐसे है, दूसरा क्या है हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। और कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि चाहे तो जाइलम अंदर साइड में होता है, इसको इधर से भी और इधर से फ्लोएम कवर किए होता है, चाहे तो फ्लोएम अंदर के साइड होता है, इसको इधर से या इधर से जाइलम कवर किया होता है। मतलब कि ये क्या है, मान लो ये फ्लोएम है तो इधर से भी जाइलम और इधर से भी जाइलम, अगर ये जाइलम है तो इधर से भी फ्लोएम और इधर से भी फ्लोएम, तो इसे लेप्टोसेंट्रिक और एम्फीसेंट्रिक कहते हैं। तो ये कंडीशन हमने देखी थी जब हम वेस्कुलर बंडल देख रहे थे। तो पहली कंडीशन जो है ये हमेशा रूट में देखने को मिलती है और ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है स्टेम में। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि जो रूट होते हैं उनमें किस टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो रूट में जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं और इसे हम लोग कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे जो भी वेस्कुलर बंडल के टाइप थे, मैंने बाइकोलेटरल आपको नहीं बताया। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो अगर इस तरीके से आपका क्या है वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे आपके पास क्या है जाइलम है, तो फ्लोएम जो होता है वो इस साइड भी प्रेजेंट होता है और फ्लोएम इस साइड भी प्रेजेंट होता है। ये मान लो जाइलम है तो इधर भी फ्लोएम और इधर भी फ्लोएम, तो ये कंडीशन कहलाती है बाइकोलेटरल। मतलब दोनों साइड में वेस्कुलर बंडल होते हैं और जो सेंटर में आपके पास क्या होता है जाइलम होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है बाइकोलेटरल। ठीक है, तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है आपको कुकुरबिटेसी फैमिली में, मिटिएसी फैमिली में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन में जो दिया है वो तो ठीक बात है। मैंने एक आपको स्टोरी बताई थी कि प्लांट प्रोटो से बहुत प्यार करता है और उसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन जब उसे रूट में लगता है कि हर्बीवोरस से कोई दिक्कत नहीं है, हर्बीवोरस रूट उखाड़ उखाड़ के नहीं खाएंगे, तो उस समय वो प्रोटो को बाहर कर देता है और उसे फ्लोएम से भी दूर कर देता है। फ्लोएम कह सकते हैं उसका एक बॉडीगार्ड है जो कि हमेशा जाइलम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब जैसे कि मान लो कि किसी का बॉडीगार्ड है, वो घर के बाहर उसके हर समय उसकी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन जब बात अपने घर के अंदर की होती है तो बॉडीगार्ड अपने रूम में और जो इंसान है जिसके लिए सेफ्टी की गई वो अपने रूम में। तो उसी तरीके से प्रोटोजाइलम के लिए प्रोटेक्शन तो बनाई गई है, लेकिन वो प्रोटेक्शन तब है जब वो मिट्टी के बाहर निकलता है। जैसे ही वो मिट्टी के नीचे जाता है वैसे ही प्रोटोजाइलम और कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसका मतलब कि वहां पर रेडियल कंडीशन बन जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है कि रेडियल कंडीशन, जो रूट में जो कंडीशन होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियल कंडीशन। कंजॉइंट कोलेटरल मैंने आपको बता दिया, बाइकोलेटरल भी बता दिया, तो सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पे ही दिया गया है। इसमें दिया गया है कि बाइकोलेटरल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कौन सी जो है फैमिली में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुकुरबिटेसी, सेकंड ऑप्शन है सोलेनेसी, थर्ड ऑप्शन है मिटिएसी और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो कुकुरबिटेसी जो फैमिली है वो कद्दू वाली फैमिली है, सोलेनेसी आपको पता है आलू बैगन वाली फैमिली है, और मिटिएसी मेरे हिसाब से ये सिट्रस वाली फैमिली को शायद कहते हैं, मुझे क्लियर नहीं, वो शायद रुबिएसी होती है। तो मिटिएसी का मुझे क्लियर नहीं पता कि आपको जनरल में कौन सा एग्जाम्पल है उसको रिलेट करके बताऊं, लेकिन ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं, ये तीनों जो फैमिलीज हैं, इनके अंदर बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ये आपको याद करके रखना है क्योंकि यही मेन 3 फैमिली है जहां पे बाइकोलेटरल कंडीशन देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पे स्पेशली बाइकोलेटरल कंडीशन की बात आई हुई है तो एक बार हम लोग इसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये है हमारे पास कोई वेस्कुलर बंडल, सिंपल सा, अभी तक कोई चीजें डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। हमारे पास प्रेजेंट है फ्लोएम, हमारे पास मान लीजिए पहले हमने जाइलम ड्रॉ किया, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है जाइलम। मान लो कि इस तरीके से हमारे पास जाइलम प्रेजेंट है। जाइलम के बाहर साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मली सब में होता है। जाइलम के बाहर साइड में क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। इस तरीके से मान लीजिए क्या है, हमारे पास फ्लोएम है, यहाँ पे है फ्लोएम और यहाँ पे है जाइलम, यहाँ पे है फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे 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 फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम। तो ये फ्लोएम और जाइलम की कंडीशन है। अब बात आगे की तरफ बढ़ती है। ये तो कंडीशन हो गई कोलेटरल कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजॉइंट एंड कोलेटरल। इस कंडीशन को कहते हैं कंजॉइंट एंड, इस कंडीशन को कहते हैं कंजॉइंट एंड कोलेटरल, कंजॉइंट्स एंड कोलेटरल। लेकिन हमारा जो टर्म है वो दिया है बाइकोलेटरल कंडीशन। वो क्या है, बाइकोलेटरल कंडीशन। बाई का मतलब क्या होता है, 2। जैसे कि हमारे पास बाई या कैसे मोनो, बाई, ट्राई ऐसे कहते हैं ना, तो बाई का मतलब होता है डबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कोलेटरल कंडीशन में जो फ्लोएम होगा वो डबल होगा, मतलब कह सकते हैं कि दोनों साइड से होगा, इधर भी फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं बाइकोलेटरल कंडीशन। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ कि आपने कुकुरबिटेसी फैमिली के अगर जो फ्रूट्स होंगे वो देखेंगे, जैसे कद्दू हो गया,
तरबूज हो गया, ये सारी चीजें हैं जैसे लौकी हो गई, तो इनकी साइज काफी बड़ी होती है। इसका मेन रीजन यही होता है कि यहाँ पे जो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए जो वेसल्स होती हैं उनका नंबर डबल होता है और ये ज्यादा से ज्यादा फूड का ट्रांसपोर्ट हर पार्ट तक करती हैं और मैक्सिमम फूड को उनकी जो है कि फ्रूट में स्टोर करती, मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट है वो उनके फ्रूट में स्टोर करती हैं। वैसे ही देखिए सोलेनेसी फैमिली में जो स्टेम होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा फूड स्टोर कर लेता है और आलू बनाता है, ट्यूबर वगैरह बनाता है, तो वो भी इसीलिए होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, मेटिएसी तीनों फैमिलीज में आपको देखने को मिलती है क्या, बाइकोलेटरल कंडीशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप हमें कहते हैं कि मैम नहीं समझ में आता या आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता, तो फिर आपका इसका मतलब है कि आपने क्लासेस नहीं देखी हैं। क्लासेस जब मैंने बताई थी तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि हमारे पास एक है डाइकॉट पेड़, एक है हमारे पास क्या डाइकॉट पेड़, और एक है हमारे पास क्या मोनोकॉट पेड़। ये मान लो इसका स्टेम है और ये मान लो इसका रूट है, ये मान लो इसका स्टेम है और ये मान लो इसका रूट है। हमारे पास एक मोनोकॉट पेड़ भी है, तो मोनोकॉट पेड़ इस तरीके से पतला सा बेचारे के पास रूट है और पतली सी बेचारे के पास स्टेम है, इस तरीके से। तो अब होता क्या है कि डाइकॉट की जो रूट होती है इसके अंदर किसी ने स्टार रख दिया है, इसके अंदर किसी ने क्या किया है, स्टार रख दिया है। तो डाइकॉट रूट के जो है डाइकॉट की जो रूट है उसके अंदर किसी ने स्टार रख दिया है। चलो अभी तक तो बातें ठीक हैं। जैसे कि आपका नंबर अगर 100 में से 80 आता है तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन आपके साथ जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका अगर 90 आया था तो दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि होता है कभी कभी कि आप ज़्यादा पढ़े रहते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड कम पढ़ा रहता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसने अच्छी तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखी हो या फिर उसने जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे उसने पढ़ लिए हो जो एग्जैक्ट एग्जाम में आ गए हो, आपके पढ़े हुए क्वेश्चन में भी ना आए हो। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन होती है। मान लीजिए आपने ज़्यादा पढ़ा था लेकिन आपके रिजल्ट नहीं आए अच्छे, आपके फ्रेंड के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे है, तो प्लान को क्या, तो आपको भी बहुत बुरा लगता है, प्लान को भी बहुत बुरा लगेगा। होता क्या है कि प्लान के पास स्टार है, प्लान बड़ा खुश था कि चलो अच्छा स्टार तो मिला है, लेकिन अब क्या हुआ कि इसके पास जो इसके साथ मोनोकॉट रहता था उसकी रूट में किसी ने सन ला के रख दिया, उसकी रूट में किसी ने क्या किया, सन ला के रख दिया। अच्छा भाई, अब तो प्लांट को बड़ा दुख हुआ। प्लांट के घर वाले या प्लांट के आजू बाजू के लोग ऐसे ऊपर से स्टेम में से झांक के देखने लगे कि प्लांट की रूट में बताओ भला, प्लांट जो डाइकॉट है उसकी रूट इतनी मोटी है बट फिर भी उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रेजेंट है, और मोनोकॉट की रूट इतनी पतली सी है फिर भी उसके पास सन प्रेजेंट है। अब बताओ भाई, सन के प्रकाश से स्टार चमकते हैं तो स्टार तो छोटी चीज हुई एज कम्पेयर टू सन। तो फिर मोनोकॉट को लगा कि अच्छा इनके पास सिर्फ और सिर्फ स्टार है और ये ताकतवर भी हैं, तो हो सकता है कि मेरा सन छीन ले जाए। तो इसने क्या किया, अपने सन को छुपाने के लिए अपने ऊपर एक चुन्नी ओढ़ ली, एक दुपट्टा डाल लिया। इस दुपट्टे में क्या था कि हर जगह क्या प्रेजेंट थे, बीट्स प्रेजेंट थे, बहुत सारे सितारे लगे हुए थे। तो ये हमारी स्टोरी थी। इसको हमने याद कैसे किया था कि जो रूट होती है इनके, जो डाइकॉट रूट होती है ये टेट्रार्च कंडीशन की होती हैं। ये मोस्टली क्या होती हैं, टेट्रार्च कंडीशन की होती है, मतलब यहाँ पे 4 से 6 ही वैस्कुलर बंडल्स के नंबर होते हैं। जबकि हमारे पास जो मोनोकॉट था वो क्या होती है, वो होती है पॉलीआर्च, मतलब कि यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल के नंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये कंडीशन पॉलीआर्च कहलाती है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे डाइकॉट स्टेम होते हैं, ये जो झांक के दिखाने का मतलब था कि यहाँ पे पिथ बहुत बड़ा है, पिथ क्या है, बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंजॉइंट्स और कोलेट्रल और एक रिंग में अरेंज है वैस्कुलर बंडल, इसलिए हमने इसको इसे झांक के दिखाते हुए, जैसे मान लीजिए किसी का गोला आंगन है, नीचे कोई लड़ाई हो रही है या नीचे कोई सांप निकल गया, तो ऊपर से लोग झांक के देखते हैं। या फिर समझ लीजिए गाँव में जब शादी होती है तो जिसका आंगन होता है तो सारी फीमेल्स क्या की जाती है, छत पे पहुंचा दी जाती है और वो फिर ऐसे झांक के पूरी शादी देखती है, अगर मतलब वहां पे पर्दा प्रथा वगैरह होता है तो आगे देखते हैं। वही वाली कंडीशन आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये लोग झांक के रूट्स में देख रहे हैं कि बेचारे को पता है इसके पास, बेचारे के पास सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रेजेंट है। इस स्टोरी का क्या मतलब है, किसने चुन्नी डाल दी, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, मतलब कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक जगह अरेंज नहीं होते, किसी रिंग में अरेंज नहीं होते, वो पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैले होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टोरी बताई थी कि स्कैटर्ड होते हैं। तो आपको ये वाली स्टोरी अगर याद है तो आप कभी भी भूल नहीं सकते कि मोनोकॉट ने अपने स्टेम के ऊपर क्या डाला था, एक चुन्नी डाली थी, जो है कि एक दुपट्टा डाला था जिसके ऊपर बहुत सारे बीट्स लगे थे। तो यहाँ पे पूछा है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स आर
प्रेजेंट इन स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, डाइकॉट रूट, दूसरा ऑप्शन क्या है, मोनोकॉट स्टेम, तीसरा ऑप्शन क्या है, डाइकॉट स्टेम, चौथा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगाना चाहिए, मोनोकॉट स्टेम, क्योंकि यही आपका क्या है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि मोनोकॉट स्टेम नहीं क्या ओढ़ी है, चुन्नी ओढ़ी है जैसे बहुत सारे बीड्स प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। डाइकॉट स्टेम में चीजें रिंग में अरेंज होती हैं, डाइकॉट रूट में भी चीजें रिंग में अरेंज होती हैं। डाइकॉट रूट जो होती है वो टेट्रार्च कंडीशन में होती है और वो रेडियल अरेंजमेंट होती है। डाइकॉट स्टेम क्या होता है, ये कंजॉइंट कोलेटरल कंडीशन होती है, ये ओपन भी होता है और दूसरी बात ये एंडार्च कंडीशन में होती है। तो ये कंडीशन थी हमारे इस क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैस्कुलर कैम्बियम गट्स। अभी हमने सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा था, वहां पे हमने देखा था कि जो वैस्कुलर कैम्बियम्स होते हैं वो अंदर के साइड में जाइलम और बाहर के साइड में फ्लोएम बनाते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है, अगर आपको बिलीव नहीं तो पीछे जाके देख लीजिए। वैस्कुलर कैम्बियम अंदर के साइड में जाइलम बनाती है, बाहर के साइड में फ्लोएम बनाती है। नंबर ऑफ जाइलम जो है, अगर कंडीशन नॉर्मल है तो जाइलम की जो सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोएम के कंडीशन के, मतलब कि जो फ्लोएम की सेल्स होती है वो नंबर में कम होती है और जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो नंबर में ज्यादा होती हैं। तो चलिए ऑप्शंस को रीड करते हैं और इलिमिनेट करते हैं कैसे हमारा करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट होता है। सेकेंडरी जाइलम ऑन इनर साइड, जो फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी जाइलम का वो अंदर के साइड में होता है। बात तो ठीक लग रही है, आगे के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे, अगर आपको पता है कि सेकेंडरी जाइलम अंदर के साइड में होता है तो ठीक है, सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। अगर एग्जामिनर ने सारे इतने मेहनत करके सारे ऑप्शन लिखे हैं एग्जाम में तो आपको पढ़ना, बेचारे की मेहनत को तो यूज करिए। कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे कि बिना ऑप्शंस को पढ़े हुए हमें आंसर दे देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि चार ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होता है लेकिन दो ऑप्शन करेक्ट के आसपास होता है, उसमें से एक ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, दूसरा ऑप्शन कम सही होता है। तो अगर आपने जो कम सही वाला ऑप्शन को भी सही कर दिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला है। हालांकि वो क्वेश्चन के जो दोनों ऑप्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं करेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों में जो ज्यादा करेक्ट होता है आपको उसको पिकअप करना होता है, क्योंकि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर से, आपने यूनिवर्सिटी से फाइट करते हुए नहीं बैठेंगे कि मेरा एक नंबर क्यों काट लिया आपने। तो इसलिए स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क के साथ साथ पूरे ऑप्शंस को पढ़ के ही क्वेश्चन का आंसर दिया करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम ऑन आउटर साइड। ये बात भी सही है कि सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड बनाया जाता है। चलिए भाई, दो ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑन बोथ साइड। इसमें कहा है कि बाहर के साइड में भी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाया जाता है और अंदर के साइड में भी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाया जाता है। चलिए भाई, ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, सेकेंडरी जाइलम ऑन इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑन आउटर साइड। अब आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। क्या सिर्फ वो ऑप्शन सही होगा कि जाइलम अंदर साइड बनता है, या वो ऑप्शन सही होगा कि सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड बनता है, या वो ऑप्शन सही होगा जिसमें पूरा दिया गया है कि सेकेंडरी जाइलम अंदर की साइड, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड बनेगा। तो आपको हमेशा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर के साथ जाना है। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत नहीं है, लेकिन इसके सामने वो दोनों ऑप्शन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अगर आपने इसको सही कर दिया इसका मतलब कि आप इसको गलत बता रहे हो, या फिर आपने इसको सही किया तो इसका मतलब आप इसको गलत बता रहे हो। इसको सही करने के बाद आप इसको गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन आप इसे ये कह सकते हो कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है। तो हमेशा कंप्लीट आंसर को रीड करिए, पूरे ऑप्शंस को रीड करिए, उसके बाद ही एलिमिनेशन मेथड्स को यूज करिए। तो ऐसे में आप अपने नेगेटिव मार्किंग या क्वेश्चन को गलत करने से बच सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। आप लोग को ये एमसीक्यूज का पैटर्न कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको और भी किस तरीके के क्वेश्चन पेपर चाहिए। अगर आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चाहिए तो हम लोग उसे भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द ओनली प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई अमंग फॉलोइंग आर। इन चारों ऑप्शंस में से कोई तो एक ऐसा सेल्स है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये विदाउट न्यूक्लियस है, बिना न्यूक्लियस के ये होता है। और इसमें ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैम्बियम सेल्स, पहला ऑप्शन क्या दिया, कैम्बियम सेल्स। दूसरा ऑप्शन दिया है जाइलम वेशल्स, तीसरा ऑप्शन दिया क्या है, रूट हेयर्स, और चौथा ऑप्शन दिया है कंपेनियन सेल्स। मतलब कि पहले ऑप्शन में आपको क्या बताया है कि ये कंपेनियन सेल्स की बात की जा रही है, दूसरे ऑप्शन में जाइलम वेसल्स की बात की जा रही है, फिर रूट हेयर्स और फिर कंपेनियन सेल्स और कैम्बियम सेल्स। यहाँ पे सॉरी, ऊपर कैम्बियम सेल्स है, नीचे कंपेनियन सेल्स है। तो समझते हैं।
रूट हेयर्स क्या है, ये एपिडर्मिस से ओरिजिनेट चीजें हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस ना होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अब हमारे पास बचता है 3 ऑप्शन। कैम्बियम सेल्स, कैम्बियम सेल्स चाहे वो वैस्कुलर कैम्बियम हो चाहे कॉर्क कैम्बियम हो, हमने पढ़ा था कि जो एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। वो काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, काफ़ी बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है। तो इसका मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी सेल बिना न्यूक्लियस के कंटिन्यूअसली सेल का डिवीजन कर सकती है? कभी नहीं, क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल तो आपका न्यूक्लियस ही है। कब कौन सी चीजें करनी है ये डिसाइड तो कैम्बियम ही करेगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग, एक्टिवली फंक्शनिंग सेल है और ये बिना न्यूक्लियस के सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कि आपकी बॉडी में आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, जब वो मैच्योर जाता है तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई आरबीसी के सेल डिवाइड करके 2 आरबीसी के सेल बना रही है? नहीं, उसकी एक लाइफ साइकिल है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। 120 डेज की उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर से बोन मैरो से नई आरबीसी सेल्स बनती है, क्योंकि फिर उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। तो सेल डिवीजन की एक्टिविटी बिना न्यूक्लियस की नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम ही रेप्लिकेट होकर अपना नंबर डबल करता है और उसके बाद जो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो बिना कैम्बियम के ये चीजें पॉसिबल नहीं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, कंपेनियन सेल और वेसल सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये वर्ड रिलेटेड है कहाँ, फ्लोएम से। फ्लोएम में जो 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स। सीव सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ये कंपेनियन सेल्स उसके फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। और वहीं पे जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये भी कंप्लीटली डेड सेल्स होती हैं और इनके अंदर भी क्या नहीं होता, इनके अंदर भी नहीं होता है न्यूक्लियस। आपको अगर एक जनरल सा कॉन्सेप्ट समझना हो कि कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो मोस्ट ऑफ द जो सेल्स ऐसी होती हैं जो किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, उनके अंदर से उनके अंदर से कह सकते हैं न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ये सारी जो चीज़ें होती है उससे ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? मान लीजिए कि आपको एक नाव बनानी है और आपको नाव में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तभी तो आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। आप एक बार में इस नदी से मतलब नदी के इस पार से उस पार तक जाते हैं और अपने साथ सिर्फ 1 किलो फ्लावर या 1 किलो जो है अनाज लेके जाते हैं, जो चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, तब वो कितनी बार आना जाना पड़ेगा? आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एनर्जी खपत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए आप बनाएंगे कि ऐसी नाव बनाएं और उसमें जो भी फालतू की चीज़ें रखी हैं, मतलब कोई नाव है उसमें कोई फालतू की चीज़ें जो रखी जो आपको उस पार ले जाने का कोई काम नहीं है तो आप उसे वहां नहीं ले जाएंगे, उसे खाली कर देंगे। उसी तरीके से जो चीज़ें ट्रैवलिंग में काम आती है, ट्रांसपोर्ट में काम आती हैं, उन सेल्स में जो मोस्ट ऑफ द वो सेल्स में जो फालतू की चीज़ें होती है, जो भरी होती है पूरा सेल ऑर्गेनल्स, उनका कोई ऐसा योगदान नहीं होता। तो जिसकी जरूरत नहीं होती उसे कंप्लीटली निकाल दिया जाता है। तो न्यूक्लियस जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी में नहीं होता, वैसे प्लांट में सीव सेल्स और जाइलम वेसल्स में एब्सेंट होता है। और क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाए किसी भी चीज़ को ट्रैवल कराने के लिए। अगर ये खोखले होंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों को ये अपने में से पास होने के लिए अलाउ कर पाएंगे, नहीं तो चीज़ें एक दूसरे में फंस जाएंगी और चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होने का जो ट्रांसपिरेशन पुल बनता है वो भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से जाइलम वेसल्स के पास नहीं होती है क्या, जाइलम वेसल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रंक ऑफ ट्री शोज 50 एनुअल रिंग्स, द एज ऑफ ट्री इज। यहाँ पे दिया है कि एक प्लांट का, एक ट्री का हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन कट करते हैं। इस तरीके से हमने एक ट्री थी उसकी ऐसे क्रॉस सेक्शन कट कर दी, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन कट कर दी और इसमें देखा कि यहाँ पे क्या है, 50 एनुअल रिंग है। अब ये एनुअल रिंग क्या बोला है? एनुअल रिंग मैंने आपको बताया था कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो पूरे साल चलती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट में होती है वो पूरे साल चलती है। उस सेकेंडरी ग्रोथ में जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे मौसम में काफ़ी वेरिएशन होता है, जैसे गर्मी में प्रॉपर गर्मी, ठंडी में प्रॉपर ठंडी, तो मौसम जब चेंज होता है, इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, तो प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटी होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। समझते हैं कैसे? मान लीजिए पहले कि हम शुरू करते हैं, हमारे जो प्लांट लगाया था वो ठंडी में लगाया था। अब हमारे पास होना चाहिए कोई डार्क कलर। हमने जो पेड़ लगाया था वो ठंडी में लगाया था। अब यहाँ पे जो डिवीज़न होगा, जो इसके अंदर सेल डिवीज़न होगा, ये सेल डिवीज़न क्या होगा कि बहुत धीरे धीरे होगा।
बहुत धीरे धीरे मतलब कह सकते हैं कि सेल जो है अपने जो ट्रैकिड्स वेसल्स बनाएगी वो बहुत पास पास बनाएगी। इसके अंदर बहुत सारे ट्रैकिड्स वेसल्स होंगे जो कि बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक डार्क अपीयरेंस देगा, एक डार्क कलर का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे जो स्प्रिंग वुड होती है, जो अर्ली वुड होती है, वो क्या होती है, वो बहुत फास्टली एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स के द्वारा बनती है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, सारी कंडीशन फेवरेबल होती है तो प्रॉपर जो है सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे सेल डिवीजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लाइट कलर के बैंड बनते हैं। जो डार्क कलर का बैंड होता है इसे कहते हैं हम लोग स्प्रिंग जो है विंटर वुड, या इसे कहते हैं लेट वुड, इसे कहते हैं लेट रिंग, अगर लेट रिंग कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं विंटर वुड। और जो हल्के रंग का होता है इसे कहते हैं स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड, इसे कहते हैं स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड कहते हैं। तो ये जो स्प्रिंग वुड है या अर्ली वुड जो है, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का रिंग बनाता है। मतलब कि साल भर में एक बार ठंडी आती है, एक बार गर्मी आती है, तो एक साल में इस तरीके से 2 रिंग का फॉर्मेशन होता है, एक साल में इस तरीके से 2 रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस रिंग को भी फिल कर लेते हैं। मान लीजिए साल भर में इस तरीके से 2 रिंग का फॉर्मेशन हुआ, तो इससे पता चलता है कि ये पेड़ क्या है, ये पेड़ 1 साल का हो चुका है। अब इसके अंदर फिर से रिंग बनेंगे, दूसरी बार फिर से जो है सेकेंडरी ग्रोथ होगी और फिर से इसके अंदर इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसे मान लो कि इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा कि अब ये पेड़ जो है ये 2 साल का हो चुका है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एनुअल रिंग को काउंट करके हम बता सकते हैं कि हमारे ट्रीज की जो एज कितनी हुई है। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि हमारे पास एक ट्री है जिसमें एनुअल रिंग और जो आपका स्प्रिंग रिंग और जो आपका जो है कि विंटर रिंग है, इन दोनों को जोड़ के, मतलब एक बार स्प्रिंग रिंग को भी हमने काउंट किया और विंटर रिंग को भी काउंट किया, मान लीजिए 100 है, तो प्लांट की एज क्या होगी। कभी भी एनुअल रिंग जो है वो स्प्रिंग रिंग और विंटर रिंग को जोड़ के बनती है, तो वो 50 साल का पेड़ होगा। यहाँ पे हमें दिया है कि एनुअल रिंग का जो नंबर है वो 50 है, इसका मतलब कि एक रिंग का फॉर्मेशन होता है 1 साल में। तो इस तरीके से हमारा जो पेड़ होगा वो हो चुका है 50 साल का, ये पेड़ हो चुका है हमारे 50 साल का। और ऐसी जो स्टडी होती है प्लांट की, इसे कहते हैं डेंड्रोकोनोलॉजी। इसे क्या कहते हैं, डेंड्रोकोनोलॉजी। तो यहाँ पे स्टडी की जाती है कि हमारा पेड़ कितना पुराना है। ये आपको एक प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि आपका पेड़ कितना पुराना हो सकता है। एक्यूरेट आंसर इससे कभी कभी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लो गर्मी पड़ रहा है, पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्मी ही पड़ी, ठंडी बहुत पड़ा ही नहीं, तो आपकी क्या होगी, एज कम हो जाएगी प्लांट की। या फिर कभी कभी होता है कि मान लो गर्मी पड़ रही है, मई जून का समय है, और फिर उस टाइम, या फिर कह सकते हैं बरसात का समय है, उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ठंडी पड़ने लगी, बहुत बारिश हुई, बहुत ठंडा मौसम हो गया, प्लांट को सारी कंडीशन फेवरेबल मिली, तो वो ग्रोथ फास्ट करेगा। तो उसमें क्या है, रिंग्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो रिंग का बनना बहुत तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये एक मोटा कह सकते हैं कि आपको अंदाजा दे देता है कि आपका पेड़ कितना पुराना है। लेकिन ऐसी स्टडी को क्या ही फायदा कि जिसमें पेड़ को काट कर पता करना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है। अब किसी बंदे से आप पूछो कि आपकी उम्र कितनी है, और उसके लिए आपको क्या करना हो कि बंदे को काटना हो और उसको देखना पड़ेगा उसमें कितनी जो है ब्लड वेसल्स बनी है, कितना जो है उसके अंदर रिंग्स बने हैं। तो इसका क्या ही मतलब है ऐसी स्टडी का। हाँ, लेकिन जो पुराने पेड़ कट चुके हैं या जो पेड़ कट जाते हैं किसी वजह से, उनकी स्टडी करके आप अपने घर पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। जैसे कि आपके रोड साइड अगर कोई पेड़ कटा है या आपके घर पे भी कोई पेड़ काटा गया है, तो आप देखेंगे ना कि उसमें से गोले गोले स्ट्रक्चर जैसे आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे। अगर आप उसे बहुत अच्छे से लेंस से जो है काउंट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये पेड़ लगभग कितना पुराना रहा होगा। ठीक है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन कि अगर 50 एनुअल रिंग है तो पेड़ 50 साल का है, अगर 100 एनुअल रिंग है तो वो पेड़ कितने साल का है, 100 साल का है। लेकिन याद रखिए कि ऑप्शन में एनुअल रिंग दिया है या फिर जो नंबर ऑफ रिंग्स है, चाहे वो लेट रिंग है चाहे वो अर्ली रिंग है, उसका नंबर दिया है। तो एनुअल रिंग दिया है या लेट रिंग अर्ली रिंग दिया है, इसको समझ के तभी आंसर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एल्बुरम इज, एल्ब्यूरम इज। तो एल्बुरम या एल्ब्यूरम किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन है, ये क्या है, ये है आपका हार्डवुड, दूसरा है सैपवुड, तीसरा है हार्डवुड, चौथा है क्या, सॉफ्टवुड। एल्ब्यूरम और ड्यूरामन 2 वर्ड्स होते हैं, एल्ब्यूरम और ड्यूरामन 2 वर्ड्स होते हैं। ड्यूरामन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बहुत ड्यूरेशन तक ये क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, या बहुत लंबे ड्यूरेशन तक ये प्रेजेंट रह सकता है। एल्ब्यूरम नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा सॉफ्ट सी चीज की बात हो रही है। तो जो सॉफ्ट वुड होते हैं उनको हम लोग
लोग कहते हैं एल्ब्यूरम। तो इसके लिए बताने की कोई खास जरूरत नहीं थी, इसे सॉफ्टवुड कहते हैं। ये हार्डवुड और सैपवुड क्या होता है, जब आपका पेड़ बहुत पुराना हो जाता है, जब आपका पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो क्या होता है कि जो सेंटर की जो जाइलम होती है ये क्या करती है, ये अपने अंदर, ये हम पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा बस जाइलम का फिगर है। प्लांट में जो मोस्टली वुड बनता है वो जाइलम से ही बनता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब प्लांट बहुत पुराना हो जाता है तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर, ये प्लांट जो है अपने अंदर क्या करता है, कंप्लीटली क्या फिल कर लेता है, टैनिन वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसेक्ट रिपल्टेंट की तरह हो और जो है कि प्लांट को, लकड़ी को ख़त्म होने से बचाए। तो ऐसी डेड सेल से ये सेल्स जो है डेड होती हैं और ऐसी चीज़ों से कंप्लीटली फिल होती है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं होता है। तो ऐसी वुड जो होती है वो काफ़ी हार्ड वुड होती है और क्या है, ये इनर साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हार्ट वुड भी कहते हैं, इसे हार्ट वुड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से यही जो वुड होती है, इसे अंदर वाली वुड जो होती है इसे कहते हैं हार्डवुड। हार्डवुड क्योंकि दिल भी तो हमारे अंदर ही होता है, सबसे अंदर वाले एरिया में हमने दिल ही तो छुपा के रखा है ताकि कोई चुरा न ले, इसलिए तो भगवान ने दिल अंदर दिया है, क्योंकि हमारे आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो दिल दिया तुझे और दिल ने तूने अपना दिल मुझे दिया, मैंने अपना दिल तुझे दिया। अरे भाई, एक सेकंड के लिए भी दिल बाहर निकाल के देखो तब समझ में आएगा। तो ये क्या है, ये अंदर वाला जो है ये हार्टवुड है, क्योंकि ये क्या है, ये अंदर की साइड में प्रेजेंट है और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसे हार्टवुड नाम दिया गया है। और बाहर की जो वुड होती है ये लिविंग कह सकते हैं और यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम होता है। तो अंदर वाली वुड को कहते हैं हार्टवुड और बाहर वाली वुड को कहते हैं सैपवुड। एल्ब्यूरम को कहते हैं सॉफ्टवुड और ड्यूरामेन को कहते हैं हार्डवुड। तो ये चारों टर्म्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एडजेसेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स इनटू जाइलम वेसल्स थ्रोपिड्स आर। बैलून लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, बैलून लाइक, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ बनेगा ये भी देखते हैं। फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स का ये नेचर का होगा और कहाँ बनेगा, जाइलम वेसल्स में थ्रू आउट पिट्स। इसे क्या कहते हैं, टाइलोसिस, सेलोज, टाइलोसॉइड्स और नन ऑफ द अबव। होता क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि अंदर की जो सेल्स होते हैं, जो हार्डवुड होते हैं, वो फिल्ड हो जाते हैं या फिर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो कि ये हमारे पास जाइलम की वेसल्स हैं, ये हमारे पास जाइलम की वेसल्स हैं। जाइलम की वेसल्स में होता क्या है कि बैलून लाइक कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस तरीके से मान लीजिए बैलून लाइक पैरेन्काइमेटस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो यहाँ से जिस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना था वो हो ही नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं और ये हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है। इस पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर को जो कि बैलून लाइक होता है इसे हम लोग कहते हैं टाइलोसिस। टाइलोसिस, इसे याद रखिए क्योंकि टाइलोसिस पे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और टाइलोसिस पे ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं कि बैलून लाइक पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है जो कि जाइलम में बनता है। कभी कभी पूछता है कि टाइलोसिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जाइलम में कि फ्लोएम में, तो ये जाइलम में बनता है। पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है, बैलून लाइक होता है। तो ये सारे ऑप्शंस घुमा फिरा के सब्जेक्ट वर्ड को फ्रेम करके आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका टाइलोसिस। टाइलोसिस ये वो स्ट्रक्चर है जो कि जाइलम में बनता है, पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है, बैलून लाइक होता है। सो आई होप कि आज की इस वीडियो के लिए बहुत हो गया, इनफ हो गया क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पार्ट के बाद इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उसे हम लोग डिस्कस करके खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट के भी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम 12th से है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके पहले सारे एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें अभी तक पढ़ी है उसे रिवाइज करते रहिए। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंटिन्यूअस स्टूडेंट रहे हो तो आपको कोई भी चीजें आउट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं जाएंगी। मेजर पोर्शन जो इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन आने वाले थे, वो हमने कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ वो मॉर्फोलॉजी में जो इन्फ्लोरेसेंस वाले टॉपिक्स है वो हमने नहीं किया है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग कर लेंगे और जो है कि मैं ट्राई करूंगी कि कुछ मेहनत तो आप लोग भी कर लीजिए। मैं एज ए स्टूडेंट मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं और उसमें से भी टाइम निकाल के आप लोग के लिए बेस्ट कंटेंट देना, उससे प्रिपेयर करना, यहाँ का एक्सप्लेन करना, इट्स जस्ट नॉट ईजी सो मच। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट और आप लोग भी ट्राई करेंगे कि आप जितनी चीज़ें पढ़ाएंगे कम से कम उससे रिवीजन करिए। मैं देख रही हूँ कि बच्चे कमेंट बॉक्स में कहे जा रहे कि मैम आपने ये नहीं कराया, मैम आपने वो नहीं कराया। अरे मैंने जो कराया है पहले वो तो अच्छे से कर लो और
आपके स्कूल वगैरह में भी थोड़े बहुत टॉपिक पढ़ाए गए होंगे। जो टॉपिक्स मेरे से नहीं हो पाते हैं उसके लिए आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेमेस्टर लॉन्च किया गया। पूरे सिलेबस को इस तरीके से कवर करना, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए एक प्लेटफॉर्म पे इट्स जस्ट नॉट ईजी, पर फिर भी 90 to 95% मैंने ट्राई किया कि चीज़ें कंप्लीट हो जाए। अगर मैं आपको इतने सारे MCQs PYQs नहीं कराती तो मे बी वो सारे पोर्शन भी हो जाते, लेकिन ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके भी MCQs विद कॉन्सेप्ट आपको करा रखे हैं। सो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उससे अच्छे से नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, उसे रिवीजन करिए। अभी एक चैनल पे वीडियो पे कमेंट आया था कि मैम अभी मैंने सिर्फ 2 यूनिट या 3 यूनिट कंप्लीट की है, अब इतने दिन में मैं सारे यूनिट कैसे कंप्लीट करूं। तो उन बच्चों के लिए अगर वो चाहते हैं कि वो इतने दिन में चीज़ें को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, तो अगर उनके यहाँ का पैटर्न जो है वो MCQs है, तो ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप सॉल्व कर सकें। वो MCQ सिर्फ और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसके आपको जो इंपॉर्टेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो PYQs हैं उसके MCQs को सॉल्व करिए, और वो किस पैटर्न से या फिर किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो हर एग्जामिनर के लिए सेम होता है, चाहे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए सेम होते हैं, और आप अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी के भी PYQs करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई तरीका नहीं होता कि एग्जाम के 10 दिन पहले आके आप एजुकेटर से कहो कि मैम मैंने 2 यूनिट किया है, मैंने 1 यूनिट किया है और मेरे ये सारे सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। आप लोगों को हमने स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया तो आप लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए ना। फ्री ऑफ कोर्स चीज़ें लॉन्च है, ऐसा भी नहीं कि आपको कोई भी चीज़ कोई पे करना है या फिर कोई चीज़ें करनी है, बस आपको पढ़ना है तो वो तो आप कर ही सकते हो। अगर आपने इतना भी नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का, क्योंकि आप BSc कर लेते हो, MSc कर लेते हो, PhD कर लेते हो, अगर आप सिंसियर नहीं हो अपने स्टडी को लेके तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है इतनी सारी पढ़ाई करने का, इतने सारे खर्चे करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं अपनी ज़िंदगी का, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, तो आप वो वाली ट्राई कर लीजिए। एक सिंपल सी लाइन है कि हार्ड वर्क जो है, जैसा कि आजकल लोग कहते हैं कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, तो कभी भी स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। आप बिना हार्ड वर्क किए स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। स्मार्ट वर्क इज जस्ट कह सकते हैं कि ये एक सप्लीमेंट है हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं तो ये कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता। कब कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर कैसा पेपर सेट करते हैं ये किसी को नहीं पता, और आप वो 3 घंटे में आपको ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई एजुकेटर या कोई टीचर आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमेशा सिलेबस के अंदर से होते हैं, कभी लेवल कम होता है, कभी लेवल ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। किसी किसी को वही पेपर बहुत ईजी लगता है, किसी किसी को वही पेपर बहुत टफ लगता है। ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। तो ज्ञान बहुत हो गया, लेकिन आप लोग एग्जाम का टाइम है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ें पढ़ी हैं उसे रिवाइज करिए, और सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपने साल भर अगर अच्छा किया है तो आपके अंदर बहुत सारा बिलीव होगा कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। ये एक छोटा सा सेमेस्टर का एग्जाम है, जब आपको पूरे इंडिया के लेवल पर कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, जब पूरे कह सकते हैं पूरे साइंस बैकग्राउंड के जितने बच्चे हैं सबके साथ कॉम्पिटिट करना होगा, तब आपकी क्या कंडीशन होगी। तो इसीलिए एक छोटा सा एग्जाम है, एग्जाम की तरह दीजिए। ये एक लाइफ का फेज है जो कि चला जाएगा, और आपको बस क्या करना है कि अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट कैसा आता है डोंट वरी, कोई नहीं पूछता कि कितना आपका रिजल्ट आया था BSc में, बस 60% तक ला दीजिएगा ताकि कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना रुके। तो उतना तो आपका आ ही जाएगा, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट और हमसे पढ़ते हैं, तो आपका 60% अबव तो फिक्स है। 80 to 85% आप लोगों को क्या आएंगे वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी पैनिक नहीं करना है, सेल्फ बिलीव करके रखना है, और एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।